और भाई शेयर हो और शेयर नहीं हो। तो भाई ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए, जिसके अंदर की हम नीट 2023 और जेई मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का जो वीडियो है ये होने वाला है टॉपिक यूनिट्स के ऊपर। मैंने डायमेंशंस की भी बात नहीं करी। आज के टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और कई बार अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अगर आपने वो सही हिट कर दिया तो आपको 4 नंबर देके जाएगा। और एक एक क्वेश्चन की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी का वीडियो आप देख चुके हैं, जिसके अंदर की मैंने बताया था कि टाई ब्रेकिंग कैसे होती है। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक इनकरेक्ट और एक एक करेक्ट क्वेश्चन आपकी रैंक के ऊपर बहुत असर डालने वाला है। तो भाई कहीं से भी कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। तो स्टार्टिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि यूनिट्स, ठीक है, ये वैसे बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई यूनिट में तो क्या ही आएगा, और बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कसर क्यों छोड़े, और हर एक टॉपिक, हर एक चीज को हम ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट से। अगला वीडियो जो होने वाला है वो होगा डायमेंशंस पे। ठीक है, सो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक यूनिट्स। तो यूनिट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा टू द पॉइंट टॉपिक मिलेगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या स्टेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ये स्टेट करता है, कोई भी जो मेजरमेंट होती है हमारी, एनी मेजरमेंट, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट्स। जनरली आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो आप उसके दो हिस्सों के बारे में बात करते हैं। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि आपने फोर्स मेजर करी और आपका आंसर आया 5.5 न्यूटन। ठीक है, तो जो 5.5 है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो न्यूटन आपने यूज किया दैट इज द यूनिट। मान लीजिए आप अपनी हाइट किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से 5 फीट 10 इंचेस। ठीक है, तो 5 फीट जो 5 वर्ड था दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो फिट आपने यूज किया दैट इज द यूनिट। फिर जो आपने 10 इंचेस यूज किया, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इंचेस इज द यूनिट। कोई भी जो आपकी मेजरमेंट होती है वो दो हिस्सों में बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या स्टेट करता है? N1 U1 शुड बी इक्वल टू N2 U2। अगर मैं अपनी हाइट को, सपोज मैं अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में बताता हूं, तो अगर मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर्स है और इसी को मैं मीटर में अगर बताने लगूं तो इट विल बी 1.72 मीटर। तो मैंने यहां पर डिफरेंट यूनिट्स यूज किए, तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो डिफरेंट हो गई ना। दैट मींस अगर मैंने यहां पर अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में बताया था तो मेरी हाइट निकल के आ रही थी 172, लेकिन अगर उसी को मैंने मीटर्स में बता दिया तो ये हो गया 1.72। यानी कि अगर आपने यूनिट का साइज सेंटीमीटर से बढ़ाकर मीटर कर दिया तो आपकी मेजरमेंट का साइज 172 से घटकर 1.72 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, आपने यूनिट का साइज 100 गुना कर दिया। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने यूनिट का साइज 100 गुना कर दिया तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 गुना घट भी तो गई, डिवाइड बाय 100 हो गई। जो यहां पर 172 था वो यहां पर क्या हो गया, 1.72। व्हाट द पॉइंट? तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ये कहता है कि मेजरमेंट तो उतनी ही रहेगी, मेरी हाइट तो उतनी की उतनी रहेगी, 172 सेंटीमीटर कह लो, 1.72 कह लो, कुछ मर्जी कह लो। ठीक है, अगर ज्यादा ही दिक्कत है आप इसको किलोमीटर में भी नाप दो, 0.00172 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको किलोमीटर में ले जाता हूं, यानी कि यूनिट को 1000 गुना बड़ा कर देता हूं, तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी तो 1000 गुना छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उतने का उतना ही हूं, चाहे आप मुझे सेंटीमीटर में नाप लो, चाहे मीटर में नाप लो, चाहे आप मुझे किलोमीटर में नाप लो। ठीक है,
तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सेम रहेगा। अब इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम ये भी तो कह सकते थे कि n1 u1 is equals to n2 u2, that means numerical value into unit should remain constant। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका जो यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं तो उतने का उतना ही हूं, मैं तो कांस्टेंट हूं। ठीक है, आप कुछ मर्जी u1 यूज कर लो, कुछ मर्जी u2 यूज कर लो, मैं तो उतने का उतना ही रहूंगा। तो भाई n into u should be equal to constant, that means numerical value is inversely proportional to size of unit। जैसे जैसे आप साइज ऑफ यूनिट को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका यूनिट का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो घटती जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा 172 सेंटीमीटर, आपने यूनिट का साइज बढ़ाकर कर दिया 100 गुना, यानी कि आपने कर दिया मीटर में, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू घट के 172 से 1.72 हो गई। इसी को अगर आप किलोमीटर में कर दोगे, 1000 गुना यूनिट का साइज बड़ा कर दोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप यूनिट का साइज बड़ा करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आपने बहुत बार पढ़े होंगे। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है। यहां पर मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखिए, अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज थे सबने अपना अपना सिस्टम चलाया था भाई, जिसका राज चलता था वो अपना यूनिट यूज करता था। आज भी हम अपनी हाइट को फिट में बताते हैं, हम अभी भी दिमागी तौर पे अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, हम आज भी केक खरीदने जाते हैं तो पाउंड में खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो भाई ठहरे हिंदुस्तानी, हम तो बर्थडे पे करते थे पूजा पाठ, लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया, केक काटो। ठीक है, तो केक जो है वो अंग्रेजों ने हमें सिखाया, और अंग्रेजों का जो यूनिट था मास को नापने का वो था पाउंड। आज भी हम केक को पाउंड में खरीदते हैं। ठीक है, तो भाई सिस्टम्स ऑफ यूनिट में सबसे पहला आता है हमारे पास एफपीएस। एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड एंड सेकंड। ये भाई अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था जिसमें कि लेंथ को फुट में नापा जाता था, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड्स में नापा जाता था। लेकिन इस सिस्टम को बहुत ही कम देश अब यूज करते हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग यूज करते हैं आज भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कुछ हिंदुस्तानी भी यूज करते हैं। अपनी हाइट को हम आज भी फुट में बताते हैं और केक हमेशा पाउंड में खरीदते हैं। टाइम सबने सेकंड में ही नापा था। तो भाई फुट पाउंड सेकंड ये आपका ब्रिटिश सिस्टम था, ये ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था। उनकी जो इंजीनियरिंग थी वो इस सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सीजीएस। सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सिस्टम। अब सीजीएस के अंदर हम लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर, और मास को नापते हैं ग्राम के अंदर, और टाइम को हम नापते हैं सेकंड के अंदर। तो भाई सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब इसमें पॉइंट ये है कि भाई इस सिस्टम में दिक्कत थी। ये फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस के लोगों ने इसको डेवलप किया था। जो फ्रेंच इंजीनियरिंग जो कि बहुत बढ़िया मानी जाती है पूरी दुनिया में, हमने जैसे अभी राफेल खरीदा है फ्रांस से, तो भाई फ्रांस की जो इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और फ्रांस में जो पहले सिस्टम था दैट वाज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, ये सेकंड के लिए। अब अच्छी बात यह है कि फ्रांस के लोगों ने अपने आप को टाइम के साथ साथ बदला। इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी वो देख लेते हैं। सेंटीमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है। ठीक है,
आपको जैसे बड़े बड़े डिस्टेंसेस नापने, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रक की लेंथ नापनी है, आप उसको अगर सेंटीमीटर में नापोगे तो वो तो बहुत बड़ी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपको किसी शिप की लेंथ नापनी है या आपको कोई रॉकेट की लेंथ नापनी है तो उसको सेंटीमीटर में नापोगे तो वो तो बहुत बड़ी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से ग्राम, सोचो एक रॉकेट आप लॉन्च कर रहे हो और उस रॉकेट की आप जो मास है उसे ग्राम में नाप रहे हो, ग्राम तो बहुत ही छोटा यूनिट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ने हमें सिखाया था कि अगर यूनिट का साइज छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। अब ऐसी चीजों को कैलकुलेट करने में फिर हमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए जो है हम ग्राम जो है यहाँ पर मास का यूनिट बहुत ही छोटा था, सेकंड्स हमने कॉमन ही यूज किया है। अब फ्रांस के लोगों ने इसको इंप्रूव किया, एक बेटर सिस्टम लेके आए, इससे अच्छा सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एमकेएस सिस्टम। उनको ये बात समझ में आ रही थी कि भाई इस सिस्टम में दिक्कत क्या है कि यूनिट्स का जो साइज है ना वो बहुत ही छोटा है, तो उन्होंने इसको इंप्रूव किया और इंप्रूव करके एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज एमकेएस, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो भाई मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, इस सिस्टम को इंप्रूव किया गया, इस सिस्टम को बड़ा किया गया। जो साइज ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ था उसको 100 गुना बड़ा किया गया, जो साइज ऑफ यूनिट ऑफ मास था उसको 1000 गुना बड़ा किया गया, टाइम को एज इट इज रखा गया। टाइम में सबको कोई दिक्कत नहीं थी, सबने सेकंड में ही नापना शुरू किया। अब एमकेएस जो था वो सीजीएस का ही इंप्रूव्ड वर्जन ही तो है, सेंटीमीटर से मीटर कर दिया, ग्राम से किलोग्राम कर दिया और सेकंड का सेकंड रहने दिया। लेकिन अभी भी दिक्कतें बहुत आ रही थी, और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था सिस्टम के अंदर, वो अभी अलग थी इससे, क्योंकि पहले टाइम में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चलती थी, ठीक है। ट्रेन बना दी, पुल बना दिए, इन सब के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, मास, लेंथ और टाइम का, ठीक है। तो भाई मास, लेंथ और टाइम के ऊपर इन्होंने फोकस किया। अब देखते हैं एक नया सिस्टम जो बन के आया, दैट इज एसआई सिस्टम, जो आज की डेट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो अब हम यूज करने वाले हैं यहां पर, अब हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम के बारे में। इसको मिटा देते हैं। देखिए एसआई सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एसआई सिस्टम जो है, एसआई जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। ये जो एसआई सिस्टम है इसको फ्रेंच लैंग्वेज में ये शॉर्ट टर्म ने यूज करी है, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, मैं जानबूझ के गलत नहीं बोल रहा हूं, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ऐसे ही बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये स्पेलिंग भी जानबूझ के गलत लिखे गए हैं क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब ये फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स जो था, इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो भाई एसआई सिस्टम को पूरे दुनिया में लागू करने के लिए बनाया गया, हालांकि कई देश इसे अभी भी यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल जो एसआई सिस्टम था इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करी गई। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं यहां पर एक बार, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई जो आपका एसआई सिस्टम है, जो आपका एसआई सिस्टम है इसमें अगर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, ध्यान से देखेंगे। वन इज बेसिक या फंडामेंटल, दूसरी थी हमारे पास यहां पे सप्लीमेंट्री। अब जो बेसिक थी इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आती थी, मास, लेंथ
टाइम। ये जो तीन क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम, इनको लिया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाई जो आप फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आता है, उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम का यूज किया जाता है, इसलिए जो है ना मैकेनिक्स के लिए तीन क्वांटिटीज को लिया गया। इसके बाद टेम्परेचर और इसके साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन दो को लिया गया थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मास, लेंथ और टाइम लिया गया, थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया गया। ठीक है, तो 5 क्वांटिटीज तो कवर हो गई। अब रह गई 6 नंबर की क्वांटिटी, दैट इज योर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने करंट का इस्तेमाल किया, करंट को यूज किया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कई बार ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर करंट तो फिर भी चार्ज अपॉन टाइम होता है, यानी कि करंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और टाइम के ऊपर। तो भाई चार्ज और टाइम के ऊपर डिपेंड करने के बावजूद ये बेसिक कैसे हो गया? फिर तो बेसिक चार्ज होना चाहिए था। तो इसका आंसर ये है भाई कि जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हमने कंसीडर करी है ना, इन्हें मेजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर है, मास को मेजर करने के लिए पेन बैलेंस है, लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल, टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भाई चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इसलिए हमने करंट को बेसिक क्वांटिटी मान लिया। 7th नंबर पे आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्यों लिया गया? ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो मेजर ब्रांचेस थी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सबको हमने ऐसे ही सिस्टम के अंदर कवर कर लिया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट सिस्टम था। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। दो क्वांटिटीज को हमने सप्लीमेंट्री माना, और जैसा कि आपको पता है कि इनके यूनिट्स तो आपको आते ही होंगे। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये है इन सब के एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज हमने 7 मानी, और इन 7 की वजह क्या है ये मैंने आपको बता दी। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करने के लिए हमने इन क्वांटिटीज को बेसिक मान लिया। अब देखते हैं भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमने क्या चीज लेट करी। चलिए ध्यान से देखेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमने दो ही चीजें लेट करी। एक था आपके पास प्लेन एंगल, और दूसरा है आपके पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपका प्लेन एंगल होता है, इट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है आपके पास, ये एक आर्क आपने यहां से इतनी कट कर ली, ये वाली आर्क, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, आर्क की लेंथ एल और ये रेडियस आर। तो भाई थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसके जो ऐसा यूनिट्स है आपको लगता है कि डिग्री होंगे, क्योंकि मोस्टली 10th क्लास तक हम लोग डिग्री ही यूज करते हैं, लेकिन अब तो आपको पता लग गया होगा कि प्लेन एंगल के जो यूनिट्स होते हैं दैट आर रेडियन। प्लेन एंगल के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियन होते हैं। अब इसी तरीके से आता है सॉलिड एंगल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सॉलिड एंगल? इसको ध्यान से समझ लेते हैं।
देखिए इस तरीके का आपका सरफेस एक होता है, जैसे मान लो इस तरीके का आपका एक सरफेस था, ठीक है। अब इस सरफेस का जो एक एंगल बन रहा है ऐसे करके, जैसे आपका हाथ है ना, आप इस हाथ को ऐसे करके यू करके ऐसे कंबाइन कर लेंगे तो ये सरफेस हो गया, सबको सरफेस दिख रहा होगा ये वाला, और ये यहां से ऐसे इसकी चोंच ये होगी। तो यहां जो 3D में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, और इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये जो सरफेस एरिया था ये वाला, और ये जो रेडियस था इसका स्क्वायर। अब सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर करेंगे, साथ में यहां पर जो है ना इसका यूनिट क्या बनेगा, स्टेरेडियन। तो भाई सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन। तो ये हमने ऐसे ही सिस्टम को यहां पर डिटेल में अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के बारे में। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 12th भी पास हो जाती है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ना कि भाई 1 माइक्रो कितना होता है, बता ही नहीं पाते। ये 2 साल फोकस ही नहीं किया पढ़ाई के ऊपर, ऐवी मस्ती मारी। यानी कि 2 साल के बाद भी, अगर 2 साल आपने 11th 12th पढ़ ली और उसके बाद भी आपको माइक्रो की वैल्यू नहीं पता, नैनो की वैल्यू नहीं पता, टीचर सर मिली कितना होता है, सर नैनो कितना, बहुत शर्म की बात है भाई, ठीक है। एटलीस्ट अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भाई माइक्रो मिली नैनो ये सब क्या होता है, तो भाई ये तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, इसको ध्यान से इस लिस्ट को नोट कर लो। जिन बच्चों को डाउट रहता है इसके अंदर कि माइक्रो क्या है, मिली क्या है, भाई ये तो याद करना पड़ेगा आपको। चलिए यहां पर देखते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। 10⁻⁻², ठीक है, इसे बोलते हैं डेसी। दिस इज कॉल्ड एज डेसी, ठीक है। इसका सिंबल होता है डी, सॉरी ये 10⁻⁻² को बोलते हैं सेंटी। दिस इज कॉल्ड एज सेंटी, नॉट डेसी, दिस इज कॉल्ड एज सेंटी, सेंटीमीटर्स। तो दिस इज कॉल्ड सेंटी, ठीक है। 10⁻⁻³ इसको बोलते हैं मिली। 10⁻⁻⁻⁶ इसको बोलते हैं माइक्रो। इसका सिंबल होता है स्मॉल सी, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, इसका सिंबल होता है म्यू। फिर 10⁻⁻⁹ इसको बोलते हैं नैनो। फिर आ गया आपका 10⁻⁻12 इसको बोलते हैं पाइको, ठीक है। तो भाई ये सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, इनको नोट कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 10⁻⁻15 इसको बोलते हैं फेम्टो, ठीक है। 10⁻⁻18 को बोलते हैं एटो। तो ये इनके सिंबल्स और इनकी वैल्यूज हमने यहां पर लिख दी। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, ध्यान से देखते हैं। देखो 10⁻² इसे बोलते हैं हेक्टो। 10⁻³ इसको बोलते हैं किलो, ये तो सबको पता ही होगा, सबने यूज किया होगा। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा। इसका सिंबल के, इसका सिंबल एम, इसका सिंबल एच। इसके बाद जो आपका 10⁻9 दैट इज कॉल्ड गीगा। 10⁻12 इसको बोलते हैं टेरा। और इसके बाद 10⁻15 दैट इज कॉल्ड पेटा। और 10⁻18 इज कॉल्ड एक्सा, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई इनके मतलब क्या होते हैं। 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 9, 12, 15, 18 ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
इनके जो सिंबल्स हैं ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर P और इसको एक्सा यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स की जो टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो सबने 11th क्लास में पढ़ी होगी पर याद किसी को नहीं होती, ध्यान से इसको जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली जो है ना एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ है इसके अंदर भी जो है ना भाई दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होता है स्मॉल लेंथ, और फिर आता है आपके पास लार्ज डिस्टेंसेस। स्मॉल लेंथ्स और लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर सहारा लूंगा भाई अपने टैब का, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको कि दिमाग में स्टोर करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप इन चीज़ों को नोट करेंगे और नोट करते करते इनके साथ एक इसको कॉपी पे लिखने के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं सिर्फ। तो भाई अगर स्मॉल लेंथ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है फर्मी। देखिए ये सारे के सारे यूनिट्स जो मैं यहां पर अभी डिस्कस करने वाला हूं, दीज आर कॉल्ड डेडिकेटेड यूनिट्स। डेडिकेटेड यूनिट्स क्या होता है कि आप फर्मी के साथ कोई बताएगा नहीं कि मीटर आता है। ऑब्वियस सी बात है, फर्मी जो है वो किसी बंदे का नाम है, डिराक फर्मी के नाम से लिया गया है। इट इज डेडिकेटेड यूनिट ऑफ लेंथ ओनली। इसको फेम्टोमीटर और फेम्टो में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। फेम्टो आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, फेम्टो सेकेंड, फेम्टो मीटर, फेम्टोग्राम, फेम्टो एम्पियर, कुछ मर्जी कर सकते हो। लेकिन फर्मी सिर्फ और सिर्फ लेंथ को मेजर करने के काम आता है। और 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इस्तेमाल कहां होता है? इतनी स्मॉल लेंथ को कौन मेजर करता है भाई? ये न्यूक्लियस का रेडियस मेजर करने के काम आता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। तो ये भाई न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करता है। सो इट इज यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर साइज, मतलब न्यूक्लियर जो डायमेंशंस होते हैं वो फर्मी में मेजर करते हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। अब इतना छोटा जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ये एटम्स के अंदर जो है मेजर किया जाता है। जो एटम्स का जो रेडियस होता है, एटम का जो साइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर मेजरिंग एटॉमिक साइजेस। तो आप देख रहे हैं कि भाई कहां कहां पे हम इनको यूज कर रहे हैं। जो फर्मी है वो आपका यूज होता है न्यूक्लियर साइज को मेजर करने में, और जो आपका ये जो एंगस्ट्रॉम है ये यूज होता है एटॉमिक साइज को मेजर करने में। इसके बाद स्मॉल डिस्टेंसेस की अगर बात करें, अभी हम लार्ज डिस्टेंस के बारे में नहीं जा रहे हैं, अभी हम स्मॉल डिस्टेंस को अच्छे से कवर करते हैं। तो भाई इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट है दैट इज नैनोमीटर। तो नैनोमीटर सबको पता ही होगा, 10⁻⁻9 मीटर। इसके अलावा हम यूज करते हैं माइक्रोन। माइक्रोन जो होता है दैट इज 10⁻⁻6 मीटर्स। तो ये आपके यूनिट्स है जो कि स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के काम आते हैं। नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, इन सबको जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये हमारे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। अब आपको मेजर करने हैं लार्ज डिस्टेंसेस। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ के अंदर अब हम कवर करने वाले हैं फॉर लार्ज डिस्टेंसेस।
लार्ज डिस्टेंसेस से मेरा मतलब किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली से तमिलनाडु का डिस्टेंस, ये कोई लार्ज डिस्टेंस नहीं होता भाई, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है लाइट ईयर, जिसको कि आप हिंदी में प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, कि भाई इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक तारा है, इतने लाइट ईयर की दूरी पे एक तारा है। तो व्हाट इज लाइट ईयर? ये होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगर लाइट 1 साल तक वैक्यूम में सीधी दौड़ती जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल तक अगर लाइट बिना रुके वैक्यूम में दौड़ती जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगी, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है इसकी, कि भाई लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ और टाइम कितना 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इस सारे को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतने मीटर की लेंथ जो है आपकी आ जाएगी। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट इज 9.467 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, जो आपका एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.467 × 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को नापने के काम आता है, जैसे स्टार्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। फिर सेकंड नंबर में हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूरज और धरती के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU जो होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, इसकी वैल्यू है आपके पास 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसके बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, हमारे हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है। जिस जिस बच्चे ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल एक ग्रंथ है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसमें एक लाइन लिखी गई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कभी आज तक इसका मतलब नहीं सीखा होगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है, तो भाई ये आपको युग, सहस्त्र और योजन, अगर आप इन तीनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतनी, ये जो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने महान वैज्ञानिक थे कि उन्होंने उस टाइम में भी सन से अर्थ का डिस्टेंस निकाले, जो है नासा जिसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, बेसिकली वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में ही बात कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा यूनिट, ये तो लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दो पढ़ लिए हमने। अब पढ़ेंगे हम सबसे बड़ा यूनिट, डिस्टेंस को मेजर करने का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? तो डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है पारसेक, और पारसेक की फुल फॉर्म होती है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड की शॉर्ट फॉर्म में इसको पारसेक कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? सपोज ये हमारे सूर्य भगवान और ये अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। अभी हमने इससे पहले वाले में देखा। तो भाई
कितनी दूरी पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी। कितनी दूरी पर जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसकी जो आर्क है वो 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, उतनी दूरी को बोलते हैं 1 पारसेक। दिस इज 1 पारसेक। ठीक है, पारसेक क्या होता है कि भाई अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लंबाई जितनी आर्क ले ली जाए तो वो कितनी दूरी पे जाकर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, उसको बोलते हैं हम पारसेक। ठीक है, तो भाई 1 पारसेक की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने का। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले नंबर पे पारसेक, पारसेक से छोटा लाइट ईयर और लाइट ईयर से छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपको रिलेशन पूछा जा सकता है इसमें अपना एमसीक्यूज के अंदर आपको 3 ऑप्शन बना के दे सकते हैं कि भाई कौन इनमें से सबसे बड़ा है, पारसेक, लाइट ईयर या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो राइट आंसर इज पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ 3। गॉट इट? चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एरियाज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते इग्नोर कर देते हो। ठीक है, और कई बार इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है आपको। So now we will use practical units for measuring area. तो भाई एरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है बार्न। शायद बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, बार्न जो है वो यूज किया जाता है स्मॉल एरियाज को मेजर करने में। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूक्लियर सरफेसेस को। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? न्यूक्लियर सरफेसेस। न्यूक्लियर सरफेसेस को मेजर करने के लिए हम बार्न का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये तो आपको पता ही होगा, एकड़। तो भाई जो 1 एकड़ होता है दैट इज इक्वल टू 4097 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हेक्टेयर। वन हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो भाई ये सबके सब डेडिकेटेड यूनिट्स है, कोई बताएगा नहीं कि बार्न मीटर स्क्वायर या एकड़ मीटर स्क्वायर। भाई तो सबको पता है कि बार्न जो है वो एरिया का यूनिट है। ठीक है, ये डेडिकेटेड है, यानी कि और किसी क्वांटिटी को नहीं इसको यूज नहीं कर सकते किसी और क्वांटिटी को बताने के लिए। बार्न सिर्फ एरिया में ही यूज होगा, हेक्टेयर सिर्फ एरिया में यूज होगा, एकड़ सिर्फ एरिया में ही यूज होगा। तो ये कुछ डेडिकेटेड यूनिट्स थे जो कि फॉर मेजरिंग एरिया हमने यहां पर यूज किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स ऐसे जो आपको पहले से ही पता होंगे शायद। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1 टन। जो 1 टन होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg। अब ऐसे कुछ यूनिट है जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। 1 स्लग। ठीक है, स्लग शायद आपने नहीं सुना होगा। सो 1 स्लग जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 14.57 kg। 1 पाउंड, जैसे कि हमने ब्रिटिश सिस्टम के अंदर देखा था 1 पाउंड, जो 1 पाउंड होता है ये लगभग
4536 किलोग्राम के बराबर होता है, या फिर 450 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जब केक खरीदने जाते हैं तो 1 पाउंड का जो केक होता है ना, वो लगभग 450 ग्राम का केक होता है, 453.6। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, CSL। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म CSL? ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट। So 1 CSL is equals to 1 Chandrasekhar limit, that is equals to 1.4 times मास ऑफ सन। तो जो 1 CSL होता है ये सबसे बड़ी यूनिट है मास को मेजर करने के लिए, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर मास। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो ये थे हमारे कुछ मेजरिंग द मास जो कि बड़े बड़े मासेस को मेजर करने में काम आते थे। अब हम देखेंगे कि भाई स्मॉल मासेस को किस में काउंट करते हैं। ये तो लार्ज मासेस थे, अब हम देखेंगे स्मॉल मासेस। तो भाई स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। ठीक है, जो 1 AMU होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट जो है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, दैट इज योर टाइम। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, जैसे कि यहां पर हम बात करने वाले हैं सोलर डे। सोलर डे आप सबको पता होगा कि भाई इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, तो जो 1 सोलर डे होता है दैट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। इसके बाद ये शायद आपने नहीं सुना होगा सेडेरियल डे। जो सेडेरियल डे होता है ना, ये एक्चुअल में 4 मिनट बड़ा होता है एज कंपेयर्ड टू सोलर डे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सेडेरियल डे एंड सोलर डे इज ओनली 4 मिनट्स। तो जो 1 सेडेरियल डे होता है दैट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। देखो जो सन है, सन भी एक स्टार है, सन के हिसाब से जो हमारा टाइम ऑफ रोटेशन है उसको बोलते हैं 1 सोलर डे। और सन के बाद अब एक और डिस्टेंट स्टार जो है उसके हिसाब से अगर हम अपना टाइम ऑफ रोटेशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेडेरियल डे। तो सेडेरियल डे जो होता है ना, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टार के हिसाब से अपना टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सोलर ईयर। सोलर ईयर सबको पता ही है 365.25 डेज का होता है। ठीक है, और जो आपका ये होता है लूनर मंथ, जो आपका लूनर मंथ होता है यानी कि चंद्रमा के हिसाब से चांद जो होता है हमारे अराउंड, अर्थ के अराउंड जो एक चक्कर जो है लगाता है उसको लूनर मंथ कहते हैं।
और जो आपका लूनर मंथ होता है वो लगभग 27.3 डेज का होता है। यानी कि चांद जो है वो अर्थ के अराउंड जो एक चक्कर लगाता है वो 27.3 डेज के अंदर लगा लेता है। तो ये कुछ यूनिट्स थे टाइम के, ठीक है। अब कुछ यूनिट्स जो होते हैं ना वो स्मॉल टाइम को मेजर करने, बहुत ही छोटा टाइम, उसको बोलते हैं वन शेक। ये कोई मैंगो शेक, ऑरेंज शेक या बनाना शेक नहीं है, ये यूनिट ऑफ टाइम है। जो वन शेक होता है ये 10⁻⁻8 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थे जो कि हमने टाइम के बारे में यूज किए। तो भाई ये हमारे पास टाइम को मेजर करने के प्रैक्टिकल यूनिट्स थे। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, बस खत्म ही होने वाला है। नेक्स्ट इज मेथड्स टू मेजर लेंथ। मेथड्स टू मेजर लेंथ, बहुत से बच्चों ने सुना होगा कि भाई वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में, इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी आएगा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ठीक है। क्योंकि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का यूज कर रही है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के ऊपर। अगर आपको अप टू 10⁻³ मीटर की प्रिसीजन चाहिए तो इसके लिए आप अपना नॉर्मल स्केल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको 10⁻⁻4 मीटर की एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए आप यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। और अगर आपको 10⁻⁻5 मीटर की एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए यूज होता है स्क्रू गॉज, ठीक है। तो भाई वर्नियर कैलिपर कहां यूज होता है, स्क्रू गॉज कहां यूज होता है, ये सब जो है ना हम इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मिलीमीटर की एक्यूरेसी चाहिए तो आप स्केल यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और आपके स्केल में ऐसी रीडिंग होती है। तो मिलीमीटर तक की प्रिसीजन के लिए आप अपना नॉर्मल स्केल यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर प्रिसीजन चाहिए तो फिर आपको चाहिए वर्नियर कैलिपर, और अगर उससे भी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो फिर हम यूज करते हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज को स्फेरोमीटर भी कहते हैं, स्क्रू गॉज को स्फेरोमीटर भी कहा जाता है। तो भाई मेथड्स टू मेजर लेंथ के अंदर ये मैंने कुछ पार्ट यहां पर डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये पूरा जो वीडियो है ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को बार बार देखें, इससे नोट्स बनाएं, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस है। इसमें कोई भी हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हमने फैक्ट्स के बारे में ही डिस्कशन करी है, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो डायमेंशंस के ऊपर आएगा, और डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिटेल्ड वीडियो होगा, कम से कम भी उसमें 2 घंटा तो लग जाएगा डायमेंशंस कवर करने में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको जो जो अच्छा लगा, जो जो बुरा लगा, कोई चीज नहीं समझ में आई या कुछ आप मुझे इंप्रूवमेंट के लिए टिप्स देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जरूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।